जय हिंद साथियों। अगस्ता आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अगस्ता आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपकी क्लासेस जो अभी रेगुलर बेस पर क्विक रिवीजन की क्लासेस जो चल रही है, उसी क्विक रिवीजन की क्लासेस के माध्यम से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कराने जा रहे हैं, जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये टॉपिक ना ही बीपीएससी के एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बल्कि अन्य एग्जामिनेशन चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, बीपीए, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, ऐसे तमाम एग्जामिनेशन से इस टॉपिक से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए ये जो क्लास आज हमें जिस टॉपिक को डिस्कस कराना है उस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज जो जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक का जो नाम है, जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है रियासत, यानी देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियां क्या क्या रही है। इस टॉपिक के बारे में हमें आज की क्लास के माध्यम से डिस्कस करना है। यानी ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ साथ देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण क्या क्या रहा और उस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश ने किन किन नीतियों का अनुसरण किया, उन तमाम नीतियों पर आज की क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चाहे वो वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि के संदर्भ में हो, चाहे वो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत सिद्धांत या हड़प की नीति के संदर्भ में हो। तो ऐसे तमाम टॉपिकों को हम आज के सेशन के माध्यम से डिस्कस कराएंगे। स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते होंगे कि हमने स्लाइड में कुछ टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस कराया है, जैसे देसी रियासतों के प्रति आक्रामक, यानी देसी रियासतों के प्रति जो है वो नीति में अगर देखें तो कौन कौन सा निकल कर आ रहा है। यानी कि कुछ ऐसी नीति जो थी वो रियासतों के प्रति आक्रामक नीति का अनुसरण किया जा रहा था और इस आक्रामक नीतियों से बहुत सारे ऐसे रियासत जो है वो प्रभावित हुए थे। उसी प्रकार से कुछ ऐसे रियासत जो थे वो सहायक संधि के परिधि में आकर ब्रिटिश के अधीन आ गए थे। ये सहायक संधि क्या है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। व्यपगत सिद्धांत, यानी ये व्यपगत सिद्धांत क्या है, इसे भी आज के सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन के माध्यम से आज शॉर्ट में ही हमने, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि सेशन की उद्देश्य जो है वो कम से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिकों को कवर करा दिया जाए, ताकि आपके रिवीजन में काफ़ी फ्रूटफुल हो, हेल्पफुल निकल कर आए। जैसा कि ये टॉपिक अगर पढ़ाया जाए तो अगर सीरियसली अगर मतलब हर एस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो ये आपको 2 से 3 क्लास आपको इस टॉपिक को समझने में लग जाएगा। लेकिन ये 2 से 3 क्लास को हम यहाँ 35 से 40 मिनट में पूरी कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ आज के क्लास के माध्यम से डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तो सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हैं, सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, इसमें कुछ बेसिक चीज़ को पहले समझिएगा कि इस टॉपिक में हमें जानना क्या क्या है। जैसे इस टॉपिक में हमें जानना क्या है कि ये समझिएगा, इस फिगर को आपकी क्लासेस अधिकांशतः ऐसे मैप बेस्ड या डायग्राम बेस्ड ही क्लासेस चलती है इस यूट्यूब के माध्यम से, जो आपको समझने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, समझने में काफ़ी भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसे डायग्रामों को हमेशा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये चीज़ें, ये डायग्राम को अगर आप समझ जाते हैं, ये फ्लो चार्ट को आप समझ जाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक को आप इजीली आप समझ जाइएगा। जैसे अगर हम बात करें कि 1757 से पहले अगर देखें तो भारत जो है वो इस प्रकार से था। ऐसे भारत में इस प्रकार से रजवाड़ों या रियासतों का ये क्षेत्र था, यानी पूरे भारत जो है वो देसी रियासत से भरे हुए क्षेत्र थे। ऐसे देसी रियासत में बड़े बड़े रियासत भी आते थे और कुछ छोटे छोटे रियासत, मुगल जैसे लोग भी रियासत के श्रेणी में ही आते थे। लेकिन ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात ये जो भारत है, ये भारत इस प्रकार से तब्दील हो गया और ये तब्दील जो है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया, यानी पूरी ये भारत, ये पूरा भारत और ये पूरा भारत में कुछ जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र हो गया और ऐसे क्षेत्र को ही ब्रिटिश प्रांत कहा गया, ब्रिटिश प्रोविंसेस एरिया कहा गया और रेस्ट जो क्षेत्र बच गया वो क्षेत्र ही है ये देसी रियासत। ओके, तो ये देसी रियासत वाला क्षेत्र रहा। तो आज के टॉपिक के माध्यम से हमें बेसिकली यही इस पे डिस्कस करना है कि ये जो संरचना है ये इसमें कैसे तब्दील हो गया, और ये तब्दील जो है वो 1757 के पश्चात से ही शुरू हुआ, जब भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही साथ ब्रिटिश का, इस फिगर को समझने का प्रयास कीजिएगा, ब्रिटिश का
रियासतों के प्रति, यानी देसी रियासत जिसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं, रियासतों के प्रति समय समय पर जो था वो दृष्टिकोण परिवर्तित होता जा रहा था। यानी रियासतों के प्रति प्रारंभिक दृष्टिकोण जो था वो 1765 से लेकर 1813 तक यह एक अलग दृष्टिकोण रहा रियासतों के प्रति। और इस दृष्टिकोण में ब्रिटिश के द्वारा कुछ अलग नीति अपनाई गई, और ये जो दृष्टिकोण था यही दृष्टिकोण कहलाया घेरेबंदी की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी। यानी 1765 से लेकर 1813 तक जो घेरेबंदी की नीति अपनाई गई, इस घेरेबंदी की नीति को क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा कई ऐसी नीति लाने का प्रयास किया गया। तो ये नीति कौन कौन सा है, हम पहले उस पर डिस्कस करेंगे। फिर 1813 के बाद से लेकर 1858 तक फिर रियासतों के प्रति जो है वो फिर दृष्टिकोण जो है वो परिवर्तित हुआ। और ये अवधि में अगर देखें तो इस अवधि में जो रियासतों के प्रति जो दृष्टिकोण आया, इसको कहा गया सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। यानी इस अवधि में रियासतों के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया गया वो था अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। और ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को क्रियान्वित करने के लिए पुनः इस अवधि में ब्रिटिश के द्वारा कुछ नीतियां लाई गई। जैसे अगर देखें तो इस अवधि में नीति में अगर देखें तो आक्रामक नीति का अनुसरण, हड़प की नीति का अनुसरण, ऐसे तमाम नीति का अनुसरण जो है वो इस अवधि में लाया गया। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये नंबर 1 और नंबर 2, ये दो जो नीतियां जो लाई गई थी ये खास तौर पर ये कंपनी रूल के समय में, यानी कि जब भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय में ही यह दृष्टिकोण अपनाया गया था। 1858 की क्रांति और क्रांति के पश्चात कंपनी रूल की समाप्ति और क्राउन रूल की शुरुआत। तो क्राउन रूल के दौरान भी ब्रिटिश दृष्टिकोण जो है वो कंपनी के रियासतों के प्रति जो है वो तब्दील हुआ। और इस अवधि में अगर देखें 1858 से लेकर 1935 के बीच, तो इस अवधि में मुख्य रूप से जो दृष्टिकोण अपनाया गया वो रियासतों के प्रति वो था अधीनस्थ एकीकरण, ठीक ना, सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी। यानी सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी अपनाया गया, अधीनस्थ एकीकरण की नीति। यानी कि यहाँ पर जो दृष्टिकोण आया, यहाँ पर जो दृष्टिकोण अपनाया गया रियासतों के प्रति, यही दृष्टिकोण कहलाया अधीनस्थ एकीकरण की नीति। और इस अधीनस्थ एकीकरण की नीति को क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा कई प्रकार के नीति लाने की प्रयास की गई थी रियासतों के प्रति, ठीक है। तो ये एक दृष्टिकोण निकल कर आता है जो क्राउन रूल के दौरान शुरू होता है। और 1935 से लेकर 1947 तक भी देखें तो रियासतों के प्रति फिर दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और वो था इक्वल फेडरेशन पॉलिसी। और इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए इसी को कहा गया सामान्य संघ की नीति, सामान्य संघ नीति। और इस अवधि में भी कई सारी नीतियां जो है वो क्राउन शासन यानी ब्रिटिश रूल के द्वारा लाया गया ये रियासतों के प्रति। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये आपका ब्रिटिश दृष्टिकोण हमने रियासतों के संदर्भ में हमने बताने का प्रयास किया। अब प्रत्येक दृष्टिकोण के दौरान कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई, अब यहाँ से हमें आपको समझना होगा, हमें जानना होगा। जैसे कि प्रारंभिक रूप में आप देख रहे होंगे कि रियासतों के प्रति पहला जो दृष्टिकोण था वो था घेरेबंदी की नीति। और ये घेरेबंदी की नीति का अगर शुरुआत अगर देखें तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये घेरेबंदी की नीति अपनाई गई थी। और इस नीति का एकमात्र उद्देश्य क्या था, अपनी शासन को स्थायित्व प्रदान करना। यानी जो अभी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा था, उस राजनीतिक शक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो एक ऐसी नीति अपनाई जिसके तहत रियासतों का इस्तेमाल कर अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया।
तो यही दृष्टिकोण कहलाया घेरेबंदी की नीति। तो ये घेरेबंदी की जो नीति था, ये मुख्य रूप से अगर देखें देशी रियासतों के प्रति, ये जो जो हमने बताया, ये देशी रियासतों के प्रति जो 1765 से लेकर 1813 तक जो दृष्टिकोण अपनाया गया था, वो था आपका, जो हमने पिछले स्लाइड में बताया, ये था घेरेबंदी की नीति। अब मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये घेरेबंदी की नीति है क्या और इसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया। तो घेरेबंदी की नीति के तहत इस फिगर को समझिएगा, इस प्रकार से सुरक्षा करने का प्रयास, ये मान के चलिए ये ब्रिटिश साम्राज्य, और ये ब्रिटिश साम्राज्य इस प्रकार से रिंग बनाकर, रियासतों के माध्यम से रिंग बनाकर अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा था। तो ये जो सारा है, यही है प्रिंसली स्टेट, यानी प्रिंसली स्टेट के साथ इस प्रकार से संबंध स्थापित करना है ताकि अपनी सुरक्षा जो है वो इनका एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करें। तो यही जो दृष्टिकोण था, यही था घेरेबंदी की नीति। और इस नीति की अगर शुरुआत देखें, अब यहाँ से फैक्ट निकल कर आ जा रहा है, इस नीति की अगर सबसे पहला शुरुआत देखें तो ये 1765 में बढ़ता है, और ये 1765 में जो पहला दृष्टिकोण था, यही था आपका बफर स्टेट, मध्य राज्य नीति। और यह मध्य राज्य नीति जो है वो किस रियासत के साथ अपनाया गया था, ये आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्रारंभिक घेरेबंदी की नीति का सबसे पहला इनिशियल स्टेज जो था, वो था मध्य राज्य नीति, बफर स्टेट पॉलिसी। और बफर स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो रियासत सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आया, वो एकमात्र रियासत था, वो था अवध। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अवध मध्य राजनीति के तहत 1765 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आया, और ये 1765 में बेसिकली इलाहाबाद की संधि, जो बक्सर के युद्ध की परिणति था, इससे निकल कर आता। मैंने पिछले क्लास में बंगाल के दौरान इन सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कस करा दिया है। फिलहाल मैं शॉर्ट में फिर से मैं आपको बता दूं कि 1764 में जो संयुक्त सेना बनाम कंपनी के बीच में युद्ध हुई थी, जिसे बक्सर के युद्ध कहा गया, उस संयुक्त सेना में एक जो था वो अवध का नवाब भी शामिल था, सुजाउद्दौला। और इस युद्ध का परिणाम निकल कर आया अवध की हार, मतलब संयुक्त सेना की हार, जिसमें अवध का नवाब भी हारा, और अवध के साम्राज्य को भी अगर ब्रिटिश चाहता तो अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता, परंतु उसे शामिल ना कर कर उसे एक बफर स्टेट, यानी अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए, जो खास तौर पर उस समय की जो समस्या थी वो अफगान और मराठा आक्रमण से था, इससे बचने के लिए उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। और वही ढाल था मध्य राज्य नीति के रूप में जो अवध बना, जिसके साथ समझौता हुआ कि हम आपके साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य जो कि 1764 तक बंगाल तक फैला हुआ था, बंगाल तक था, उसमें हम शामिल नहीं करते हैं, बशर्ते आप अपने क्षेत्र से हमारे प्रतिद्वंदी या हमारी प्रतिरोधी राष्ट्रों को या प्रतिरोधी राज्यों को प्रवेश ना कराएं। तो इस प्रकार से रिंग फेंस पॉलिसी का पहला रूप निकल कर आता है अवध के रूप में। अवध यह पहला रियासत था और एकमात्र रियासत था जो बफर स्टेट के रूप में उभर कर आया था। फिर इसे और आगे बढ़ाया वारेन हेस्टिंग ने, और वारेन हेस्टिंग को ही घेरेबंदी की नीति के प्रणेता के रूप में माना गया, और उसने रियासतों के साथ ऐसे समझौता किया, अन्य रियासतों के साथ, कि आपकी सुरक्षा का दायित्व जो है वो मुख्य रूप से कंपनी की सेना करेगी। लेकिन कुछ उसमें संशोधन था, जिसमें था कि सुरक्षा का दायित्व थोड़ा बहुत आपकी सेना और थोड़ा बहुत हमारी सेना करेगी, और हमारी सेना का खर्च जो है वो आप उठाइएगा, यानी कि रियासत उठाएगी। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण था वो था घेरेबंदी की नीति का, जिसकी शुरुआत वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। और इसी घेरेबंदी की नीति का सबसे ज्यादा परिष्कृत रूप जो है वो वेलेजली के समय में निकल कर आया 1798 में। और वेलेजली के समय में जो 1798 में जो नीति आई वही थी सहायक संधि। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो घेरेबंदी की नीति के तहत कई दृष्टिकोण, कई नीतियां लाई गई, जिसमें से
पहला नीति था मध्य राज्य नीति, जिसमें एकमात्र रियासत जो आपको ध्यान में रखना है वो था अवध। वो शामिल हुआ था 1765 में। और घेरेबंदी की नीति का सबसे ज़्यादा परिष्कृत रूप जो था वो था सहायक संधि, जिसके प्रणेता कौन था? वेलेजली था। अब यहाँ पर मैं इसको अलग से डिस्कस में आपको करा देता हूँ कि ये वेलेजली की सहायक संधि क्या थी और सहायक संधि किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया। तो ये जो सहायक संधि है, ये सहायक संधि बेसिकली, इस फिगर को समझिएगा कि ब्रिटिश तथा रियासतों के बीच एक समझौता था। और यह समझौता, अगर यह समझौता किसी रियासत पर लागू हो जाता है तो वो स्वतः ही किसके श्रेणी में आ जाता है? सहायक संधि में। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर ये एक रियासत है, ये वाला फिगर, अगर यह एक रियासत है और इस रियासत में ये 3 प्रावधान लागू हो जाते हैं तो ये स्वतः ही यह रियासत इसके श्रेणी में आ जाएगी, सहायक संधि की श्रेणी में आ जाएगी। जिसमें पहला है रियासत की राजधानी में एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति, जिसे कहा गया ब्रिटिश रेजिडेंट। यानी एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो देशी रियासत की राजधानी में होंगे, जो ब्रिटिश सलाहकार के रूप में भूमिका निभाएंगे। और इसी ब्रिटिश रेजिडेंट के अधीन जो है वो रियासत के सैनिकों को तैनात किया, रियासत में सैनिकों को, ब्रिटिश सेना को तैनात किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च जो है वो रियासत को उठाना पड़ेगा। दूसरा इसमें प्रोविजन था कि इस ब्रिटिश रेजिडेंट की मध्यस्थता में ही यह रियासत किसी अन्य शक्ति, ये अन्य शक्ति मान लीजिए कोई यूरोपीय शक्ति है या कोई अन्य रियासत है, ये इनके साथ अगर कोई संबंध स्थापित करना, यानी वैदेशिक संबंध स्थापित करना चाह रहा है तो उसमें भूमिका किसकी होनी चाहिए? ब्रिटिश रेजिडेंट की। यानी ब्रिटिश रेजिडेंट की मध्यस्थता में ही कोई रियासत किसी बाहरी शक्ति के साथ समझौता कर सकता है, वैदेशिक संबंध स्थापित कर सकता है। दूसरा प्रोविजन अगर किसी रियासत पे लागू हो जा रहा है तो वो भी किसके श्रेणी में आ जाएगा? सहायक संधि के अधीन ही माना जाएगा। और तीसरा प्रोविजन कहता है कि इस रियासत के आंतरिक मामले में ब्रिटिश रेजिडेंट, ये सैद्धांतिक तौर पर बात कहा जा रहा है, आंतरिक मामले में ब्रिटिश रेजिडेंट अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये 3 प्रोविजन अगर किसी रियासत पर लागू हो जा रही है तो ये प्रोविजन, ये प्रावधान ही सहायक संधि के अंतर्गत जाना जाएगा। और ब्रिटिश सेना में या ब्रिटिश शासन में इस प्रकार का प्रोविजन लाने वाला पहला व्यक्ति, ब्रिटिश सेना में बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश शक्ति में बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में, इस अवधि में लाने वाला ये जो पहला व्यक्ति जो था, जो सहायक संधि लाया था, वो था वेलेजली। हालांकि इस सहायक संधि का सूत्रपात अगर किसी को माना गया था तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना गया था। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन यूरोपियन व्यक्ति था जो पहली बार अपनी सेना जो है वो किराए पर देना शुरू किया, तो वहाँ आंसर निकल कर आ जाएगा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के रूप में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि वो कौन ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिसने अपनी सेना किराए पर देशी रियासतों को देना शुरू किया, तो वहाँ आंसर निकल कर आ जाएगा वेलेजली। तो इस प्रकार से जो है वो मुख्य रूप से ये वेलेजली का सहायक संधि 1798 में शुरू हुआ और 1798 से लेकर 1805 तक के बीच में अगर हम देखें तो वेलेजली के द्वारा जो है वो कई ऐसे रियासत जो है वो इस परिधि के अधीन आते हैं। तो अब यहीं से आपको फैक्ट समझना होगा कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कई ऐसे रियासत रहे हैं जो ब्रिटिश जो वेलेजली के समय में इसको लाने का प्रयास किया गया था। तो ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाले रियासत में, इसको डेट बाय डेट ध्यान में रखिएगा, 1798, 1799, 1801, 1802, 1803, 1804, ये सभी डेटों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे 1898 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला रियासत था हैदराबाद। ये हैदराबाद पहला रियासत था जो इसको एक्सेप्ट किया
किया था सहायक संधि को। दूसरा अगर देखें तो 1799 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो रियासत था वो था तंजौर और मैसूर। ये दोनों 1799 में, ये आपको फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1801 में अगर देखें तो 1801 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला रियासत था अवध, जो आपको ध्यान में रखना है। 1802 में अगर देखें तो ये पेशवा जो सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला रियासत रहा है। 1803 में अगर देखें तो 1803 में अगर देखें तो भोसले यह सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला रियासत रहा है। और 1804 में अगर देखें तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला रियासत जो था वो था आपका सिंधिया। तो ये कुल मिलाकर ये वेलेजली के समय जो है ये सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाले ये प्रमुख रियासत रहा। तो 1765 से लेकर 1813 तक जो ब्रिटिश दृष्टिकोण रियासतों के प्रति रही वही था रिंग फेंस पॉलिसी, जिसका सबसे परिष्कृत रूप जो है वो निकल कर आता है सहायक संधि जो वेलेजली के समय में लाया गया था। उसी प्रकार से अगर देखें तो एक और दृष्टिकोण हमने आपको बताया होगा कि दूसरा दृष्टिकोण है वो है 1813 से 1858 तक अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। तो ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति जो है वो 1813 से 1858 के बीच में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रियासतों के प्रति लाया गया। और इस अवधि में जो हमने बताया ये दृष्टिकोण जो था वो था अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। और इस अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को क्रियान्वित करने का कई आधार निकल कर आया, यानी एक आधार निकल कर आया ये आक्रामक नीति। तो ये एक आक्रामक नीति जो है वो एक निकल कर आता है। इस अधीनस्थ पृथक्करण का दूसरा आधार निकल कर आता है हड़प की नीति, जिसको कहा गया व्यपगत सिद्धांत। तो विभिन्न विभिन्न गवर्नर जनरल के द्वारा यह जो है वो नीति लाई गई अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के दौरान। तो इसी में अगर हम देखें तो ये आक्रामक नीति जो कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का ही एक पार्ट था, ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का एक पार्ट निकल कर आया। और इस अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के अंतर्गत अगर देखें तो ये पहला जो दृष्टिकोण था ये था आक्रामक नीति। तो आक्रामक नीति का अनुसरण करने वाला जो प्रमुख गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। ये ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ये आक्रामक नीति का अनुसरण किया गया। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में दो प्रमुख युद्ध जो है वो आपको ध्यान में रखना है, जो आक्रामक यानी युद्ध के द्वारा अधिग्रहित कर ब्रिटिश साम्राज्य में रियासतों को शामिल कर लिया गया, जिसमें एक युद्ध था आंग्ल नेपाल युद्ध। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1814 से 16 के बीच में ये आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। और ये आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति जिस संधि के साथ हुई वो था आपका सुगोली की संधि। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सुगोली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई 1816 में। और दूसरा आक्रामक नीति का अनुसरण हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18। और यही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो है वो पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा को पूना से निर्वासित कर कानपुर भेज दिया और पेंशनर बनाकर रख दिया गया। तो अधीनस्थ पृथक्करण का एक दृष्टिकोण निकल कर आता है आक्रामक नीति। और इस आक्रामक नीति का अनुसरण करने वाला मुख्य रूप से अगर देखें तो जो गवर्नर था वो था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में यह दृष्टिकोण अपनाया गया। उसी प्रकार से हमने एक और चीज आपको अभी बताया कि मुख्य रूप से कि अधीनस्थ पृथक्करण का जो दूसरा आधार निकल कर आता है वो है व्यपगत सिद्धांत। और यह व्यपगत सिद्धांत के तहत रियासतों को अपने अधीन शामिल करने का प्रयास किया गया, जिसके मुख्य रूप से प्रणेता जो थे वो थे डलहौजी। यानी कि डलहौजी के समय में यह व्यपगत सिद्धांत लाया गया। और इस व्यपगत सिद्धांत के तहत कई रियासतों को
ये अधिग्रहित किया गया, जिसमें से दो क्राइटेरिया अगर देखें व्यक्तिगत रियासत के तहत, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, एक तो यह था गोद लेने के प्रथा पर निषेध, गोद लेने के प्रथा पर निषेध लगाना, और ये जो गोद लेने के प्रथा पर जो निषेध लगाया गया, जिसके अंतर्गत कई ऐसे रियासत जो है वो कंपनी के अधीन आ गए थे। तो ऐसे रियासत जो गोद लेने, यानी कि गोद लेने कहने का मतलब कि जिन रियासत के शासक का कोई पुत्र ना हो तो वो गोद लिए पुत्र को गद्दी पर बैठाते थे, इसी पर निषेध लगाया डलहौजी ने, और ऐसे दत्तक पुत्र को वैध उत्तराधिकारी उन्होंने नहीं माना, और उन तमाम रियासतों को ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो गोद लेने की प्रथा से प्रभावित होने वाले जो प्रमुख रियासत में अगर हम देखें तो ये रियासत जो है वो निकल कर आता है जो इस प्रथा से प्रभावित हुए थे। उसमें पहला सतारा, मैं सबका कालखंड भी लिख दूंगा, सतारा, संभलपुर, ये सभी आपको ध्यान में रखिएगा, संभलपुर, जैतपुर, ये सब गोद लेने की प्रथा से प्रभावित हुए थे। जैतपुर, झांसी, बघाट, नागपुर, ये जितने भी रियासत है, ये जितने भी रियासत है, इन सारे रियासतों को अगर देखें तो गोद लेने की प्रथा पर निषेध किया गया। परिणाम तो इन रियासतों को क्या किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। जिनमें से अगर देखें सतारा का अधिग्रहण कब हुआ था तो 1848 में जो है वो सतारा, एक नाम और छूट गया है उदयपुर, उदयपुर का भी ये अधिग्रहण किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, उदयपुर, उदयपुर, ठीक है ना, 1852 में उदयपुर के संदर्भ में, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। अब इन रियासतों का विलय जो है वो कब कब हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे 1817 में हमने बताया, 1898 में बताया सतारा, 1849 में अगर देखें तो संभलपुर, 1849 में देखें तो जैतपुर, झांसी अगर देखें तो 1853 में, बघाट अगर देखें तो 1850 में जो है ये निकल कर आता है, और नागपुर के संदर्भ में अगर बात करें तो 1854। तो ये सभी डेट को आपको ध्यान में रखना होगा कि ये सभी रियासत जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से प्रभावित हुए थे, जिसमें सतारा से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत हुई थी। 1848 में सतारा, 1849 में संभलपुर, जैतपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में अगर देखें तो मुख्य रूप से निकल कर आता है झांसी, और 1854 में नागपुर। इन तमाम रियासतों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। उसी प्रकार से व्यक्तिगत करने का एक और आधार निकल कर आया था कुप्रशासन के आधार पर, और कुप्रशासन के आधार पर भी कुछ रियासत, मतलब एकमात्र रियासत अगर देखें जहां पर आरोप लगाया गया कि आप सही ढंग से जो है वो शासन को संचालित नहीं कर रहे हैं, और ये कुप्रशासन के आधार पर 1856 में जिस रियासत का विलय किया गया था वो था 1856 में अवध, और अवध में इस समय जो शासक थे वो वाजिद अली शाह थे। तो वाजिद अली शाह के समय में इस रियासत का जो है वो विलय किया गया था कर्नल आउट्रम के समय में। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि इस समय आउट्रम जो है वो मुख्य रूप से अगर देखें तो आउट्रम जो है ये उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट था, लेकिन अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाने वाला जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो कर्नल स्लीमेन थे। यानी कर्नल स्लीमेन ने ही आरोप लगाया, जिसके कारण 1856 में जो है वो अवध का क्या किया गया, विलय किया गया कुप्रशासन के आधार पर। तो इस प्रकार से 1857 तक में अगर देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कुप्रशासन के तमाम आधार पर जो है वो विलय किया गया। ये 1857 की क्रांति, और क्रांति के पश्चात कंपनी रूल की समाप्ति हुई और क्राउन रूल की शुरुआत। और क्राउन रूल के दौरान हमने बताया कि रियासतों के प्रति एक और दृष्टिकोण अपनाया गया, वो था अधीनस्थ एकीकरण, और दूसरा जो था वो था सामान्य संघ की नीति। अब ये अधीनस्थ एकीकरण क्या है, अब यहाँ पर हमें इसे डिस्कस करना होगा, ये समझिएगा। यानी 1858 से
जब से कंपनी रूल की समाप्ति और क्राउन रूल की शुरुआत हुई 1858 से 1935 तक अगर देखें तो ये मुख्य रूप से रियासतों के प्रति यह दृष्टिकोण अपनाया गया, अधीनस्थ एकीकरण की दृष्टि, यानी अधीनस्थ एकीकरण की दृष्टि। और इस अधीनस्थ एकीकरण की नीति यानी यह जो दृष्टिकोण अपनाया गया, इसको क्रियान्वित करने के लिए कई ऐसी नीतियां लाई गई। अब यह समझना होगा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली कि यह दृष्टिकोण क्यों लाया गया था। तो यह दृष्टिकोण लाने का एक रीजन था, रियासतों ने जिस प्रकार से 57 की क्रांति में ब्रिटिश को साथ दिया, अधिकांश रियासत ब्रिटिश के पक्ष में थे, इसलिए जब क्रांति की समाप्ति हुई तो उन्हें आभास हुआ कि ब्रिटिश के संरक्षण या सुरक्षा में रियासतों की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने रियासतों के प्रति अब दृष्टिकोण को बदला और इसी दृष्टिकोण का पहला उदाहरण मिलता है 1858 का एक्ट। और इसी एक्ट के तहत कई सारे प्रोविजन था जो रियासतों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया गया था, जिसमें विस्तारवादी नीति को त्यागना, यानी ये विस्तारवादी नीति को त्यागने का जो प्रयास किया गया यही 1858 का अधिनियम था। और दूसरा जो था वो था परम सत्ता की घोषणा। और यही परम सत्ता की घोषणा जो है वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था नवंबर 1858 में। और इस परम सत्ता के तहत ऐसा माना गया कि भारत में सर्वोच्च जो है वो ब्रिटिश महारानी है, ब्रिटिश क्राउन है। और रियासत जो है वो ऑफिशियली वैधानिक तौर पर उन्होंने माना कि हम किसके अधीन आ चुके हैं, ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ चुके हैं। इसी एकीकरण का एक और उदाहरण मिलता है शाही उपाधि अधिनियम, जो शाही उपाधि अधिनियम 1876 में लाया गया। और इसी शाही उपाधि अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी को एक उपाधि दिया गया और वो उपाधि थी भारत की साम्राज्ञी या केसरी हिंद। तो 1876 के अधिनियम के तहत ये वैधानिक तौर पर एक्सेप्ट किया गया कि रियासतें जो है वो किसके अधीन आ चुकी है, ब्रिटेन के महारानी के अधीन आ चुकी है। और इसी का घोषणा 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत हुआ। और इसी को क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन, यानी ये जो उपाधि की घोषणा किया गया था इसी को क्रियान्वित करने के लिए पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यह पहला दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित किया गया था। यहीं पर आप दिल्ली दरबार का समझ लीजिएगा कि दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में कर्जन के समय में आयोजित किया गया था, जिस समय ब्रिटेन के साम्राज्य का शासन करा और उनको भी यह उपाधि दिया गया और उन्हें भी भारत का सम्राट है घोषित कर दिया गया। और तीसरा दिल्ली दरबार जो है वो 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत पर किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार के दौरान हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना भी घटित हुई थी, जो आगे की क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से रियासतों के प्रति यह एक दृष्टिकोण अपनाया गया अधीनस्थ एकीकरण का, जो 1858 से 1935 के बीच में रहा। इस अवधि में अगर देखें तो अधीनस्थ एकीकरण का एक और उदाहरण मिलता है 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना। ये चैम्बर ऑफ प्रिंस जो है वो बेसिकली क्या है, तो ये रियासतों का अपना एक संगठन था। ये देसी रियासतों के राजाओं का, इस प्रकार से समझिए कि ये देसी रियासत के राजा है और इन सभी रियासत का राजा आपस में मिलकर एक संगठन बनाया है। और जिसके सर्वोच्च जो है अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया, वायसराय को। यानी अधीनस्थ एकीकरण का दूसरा उदाहरण मिलता है 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना। ये सब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि शाही उपाधि अधिनियम, दिल्ली दरबार, परम सत्ता की घोषणा, ये तमाम चीज जो है वो ब्रिटिश आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से चैम्बर ऑफ प्रिंस भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो देसी राजाओं का अपना संगठन है जिसका अध्यक्ष जो है वो वायसराय होता था। उसी प्रकार से अधीनस्थ एकीकरण का एक और उदाहरण मिलता है 1927 में बटलर समिति का गठन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह बटलर समिति का संबंध है किससे है, तो ब्रिटिश तथा देसी रियासतों के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए 1927 में बटलर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि बटलर समिति 1927 में, जिसका संबंध देसी रियासत और कंपनी यानी ब्रिटिश के साथ जो है वो संबंधों को परिभाषित करना है।
1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना, जिसका उद्देश्य था यह जो था वो देसी राजाओं का अपना संगठन था, ये भी हमने आपको बताया। तो ये सभी दृष्टिकोण 1858 से 1935 के बीच में अपनाया गया अधीनस्थ एकीकरण के रूप में। उसी प्रकार से जो लास्ट दृष्टिकोण जो निकल कर आता है वह है एक सामान्य संघ की नीति, जो 1935 से 1947 के बीच में उभर कर आता है। तो 1935 से 1947 के बीच में अगर हम देखें तो रियासतों के प्रति एक दृष्टिकोण अपनाया, और वो था संघ बनाने के, यानी कि जो भारत इस प्रकार से था ब्रिटिश प्रांत और प्रिंसली स्टेट के रूप में, उन्होंने 1935 के अधिनियम के तहत, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस एक्ट के तहत संघ बनाने का प्रोविजन लाया गया, तो इस संरचना को इस रूप में तब्दील करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश प्रांत, प्रिंसली स्टेट और कुछ क्षेत्र होते थे जिसको कमिश्नरी एरिया कहा जाता था, यही संरचना जो है यूनियन यानी संघ के रूप में देने की बात कही गई थी। बट प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतों के मना करने के कारण जो है यह संघ जो है वो अस्तित्व में नहीं आया 1935 के अधिनियम के तहत। तो ये कुल मिलाकर आपका 30 से 40 मिनट की क्लास के माध्यम से एक बड़ा सा टॉपिक हमने क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको हमने डिस्कस करा दिया है। हम इन सारे टॉपिकों को एक शॉर्ट के रूप में हम 2 मिनट में फिर से आपको मैं रिकॉल करवा देता हूं कि 1765 से लेकर 1813 तक में रियासतों के प्रति घेरेबंदी की नीति थी, और इसको क्रियान्वित करने के लिए कई प्रकार का नीति लाया गया, जिसमें सबसे सर्वोच्च नीति थी सहायक संधि, जिसके प्रतिपादन जो थे वो वेलेजली थे, और वेलेजली ने 1798 से लेकर 1805 के बीच तक में कई रियासतों को सहायक संधि के परिधि में लाए, जिसमें अगर देखें हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया जैसे रियासत थे। 1813 से 1858 के बीच में रियासतों के प्रति दूसरा दृष्टिकोण आया अधीनस्थ पृथककरण की, और इसको क्रियान्वित करने के लिए कुछ गवर्नर जनरल ने आक्रामक नीति का अनुसरण किया, जैसे लॉर्ड हेस्टिंग, और उनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। उसी प्रकार से अधीनस्थ पृथककरण का एक और दृष्टिकोण लाया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो हड़प की नीति थी, जिसको क्रियान्वित करने में डलहौजी की भूमिका था, जिसके तहत गोद लेने की प्रथा पर निषेध लगाया गया, और इससे प्रभावित होने वाले रियासत जो थे वो थे मुख्य रूप से सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, नागपुर, उदयपुर, झांसी जैसे रियासत। और हड़प की नीति का दूसरा आधार एक बना कुप्रशासन, जिसके तहत 1856 में अवध का क्या किया गया, कुप्रशासन के तहत विलय किया गया कर्नल आउट्रम के समय में। उसी प्रकार 1858 से 1935 तक रियासतों के प्रति अधीनस्थ एकीकरण की नीति अपनाई गई, जिसको क्रियान्वित करने के लिए 1858 के अधिनियम के तहत परम सत्ता की घोषणा, जिसके क्रियान्वित करने के लिए शाही उपाधि अधिनियम लाना, जिसे क्रियान्वित करने के लिए 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना, जिसे क्रियान्वित करने के लिए 1927 में बटलर समिति का गठन, ये सभी जो है वो अधीनस्थ एकीकरण की नीति था। और लास्ट 1935 से 1947 तक रियासतों के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाई गई थी वो सामान्य संघ की नीति, जिसके अंतर्गत एक संघ बनाने का प्रावधान, जिसमें ब्रिटिश रियासत के अलावा देसी रियासतों को भी सम्मिलित करने, ब्रिटिश क्षेत्र के अलावा देसी रियासत को भी सम्मिलित करने की बात थी, और उन्हें सत्ता में साझेदारी देने की बात थी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने वाला था 1937 के चुनाव, और यह संघ बनाकर रियासत को भी विधानमंडल में भेजने की अनुमति प्रयास किया गया, परंतु रियासतों की अनुमति रियासतों ने उस संघ में शामिल होने से मना कर दिया, परिणामतः वह संघ अस्तित्व में नहीं आया। तो कुल मिलाकर यह आपका एक टॉपिक था जो हमने क्विक रिवीजन की क्लास के माध्यम से देसी रियासत के टॉपिक को आपको हमने एंड किया। उम्मीद है कि आज के टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ये आपके टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिटिश नीतियां के अंतर्गत में, जो देसी रियासत है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेशन को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के माध्यम से इसी तरह से क्विक रिवीजन के माध्यम से कुछ एक स्पेशल अलग से एक टॉपिक लेकर आएंगे, और उसे भी कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास के माध्यम से इसको एंड किया जाए। तो तब तक के लिए इस क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।